स्वागत दोस्तों, आगे चलने के साथ सामने मुद्दों पर चलेंगे। सबसे पहले को बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अलग कमान के द्वारा लिए गए फैसले का प्रतिकार करने की कोशिश कर रहे थे एक बड़े नेता दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से भेजे गए पंजाब सीधा भूपेश बघेल। और बताएंगे भूपेश बघेल ने ऐसा कौन सा बयान दिया है दोस्तों, इसके बाद किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को पूरी तरीके से थाम लिया है दोस्तों, और सारे नेताओं को एक मंच पर लाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। और उत्तराखंड के बाद एक और राज्य के अंदर गुटबाजी को खत्म करके सरकार बनाने की स्थिति पैदा की गई है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट इसी के साथ में बताएंगे। उत्तराखंड को लेकर रुद्र रिसर्च क्या बताता है दोस्तों, क्या पलटने वाली है सरकार और बीजेपी जाने वाली है और कांग्रेस पार्टी के आने का टाइम आ चुका है। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों इसी के साथ में। नितिन गडकरी को है आशंका कि उनको फंसाने की जा रही है कोशिश, का बीजेपी सरकार के नेताओं के ऊपर ही इशारा कर रहे हैं दोस्तों। बताएंगे पूरी अपडेट और इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के 17 तारीख को पंजाब आने से पहले पंजाब का माहौल खराब करने का बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। 17 वाला मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पंजाब के अंदर गुटबाजी खत्म होते ही कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब को लेकर पिछले 2 महीनों से लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर संघर्ष चल रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने मई महीने से ही इस बात की शुरुआत कर दी कि पार्टी को राज्य के नेतृत्व में क्या कोई परिवर्तन करना चाहिए, इस बात पर विचार किया जाए, क्योंकि अगले साल यानी 2027 में मार्च महीने में पंजाब के अंदर चुनाव कराया जाएगा दोस्तों। अगर पहले चुनाव करा दिए जाते हैं तो नवंबर दिसंबर तक करा दिए जाएंगे, इसीलिए पहले से ही सक्रिय होना जरूरी है। और ऐसे में 4 नेता, जिसमें बाजवा, चन्नी, वरिंग और रंधावा में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष, किसी एक को कमेटी का अध्यक्ष, किसी एक को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ साथ अन्य को दूसरे पोस्ट देने की बात चल रही थी दोस्तों। ऐसे में अरविंदर सिंह राजा वड़िंग को लेकर चर्चा चल रही थी कि शायद उनको पोस्ट से हटाकर, प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से हटाकर उनकी जगह कांग्रेस पार्टी के ही नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी दी जा सकती है दोस्तों। लेकिन काफी ज्यादा संघर्ष के बाद, यानी राहुल गांधी के घर पर लगातार बैठक के बाद, सोनिया गांधी जी के आवास पर बैठक के बाद और कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन में तो लगातार कई सारी बैठकें होती है दोस्तों, और काफी ज्यादा चर्चा के बाद एक ऑब्जर्वर बनाया जाता है। 3 लोगों को भेजा जाता है देखने के लिए कि किसको आगे किया जाना चाहिए, और उनका भी यही मानना था कि पार्टी का नेतृत्व अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के हाथ में होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे जून में इस बात की चर्चा की दोस्तों, और जुलाई में आकर आखिरकार फैसला ले लिया गया। कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने, पार्टी नेतृत्व ने राजा वड़िंग को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया दोस्तों, और प्रताप सिंह बाजवा को नेता विपक्ष के तौर पर काम करने के लिए बोला गया, यानी जो नेता विपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे वो लगातार बने रहे। वहीं पर चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी गई दोस्तों। इस बात को लेकर चन्नी काफी ज्यादा नाराज हो गए दोस्तों। उन्होंने 2-3 तारीख को यानी 2-3 जुलाई को अपने समर्थक, विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई दोस्तों, जिसमें केवल 3 एमएलए उनके साथ में थे, यानी कांग्रेस पार्टी के बहुत कम विधायक और खुद वो अकेले सांसद है, तो समर्थन में खड़े थे। ऐसे में दोस्तों इनका गुट काफी ज्यादा कमजोर है। इसके बावजूद चन्नी ने अपनी पार्टी की एक समिति बनाई दोस्तों, जिसमें रंधावा और प्रगट सिंह को रखा गया। इनसे मिलकर पंजाब कांग्रेस की तरफ से, यानी चन्नी गुट की तरफ से राहुल गांधी से मुलाकात करने की चर्चा चलने लगी दोस्तों। इस बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को भेजा स्थिति को संभालने के लिए दोस्तों। इसके बाद भूपेश बघेल पहुंचे पंजाब दोस्तों, तो सबसे पहले जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया दोस्तों, और एक बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस पार्टी अलग कमान के द्वारा लिया गया फैसला कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो होता नहीं है जिसे पलट दिया जाए। उन्होंने ये बयान दिया दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। और बघेल का पूरा बयान कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि जब हाईकमान ने फैसला ले लिया तो उसे बदला नहीं जाएगा। क्या ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल है कि बार बार निर्णय को बदल लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पोस्ट को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का समर्थन किया है दोस्तों। चरणजीत सिंह चन्नी को क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि अलग कमान के द्वारा इतने ज्यादा संघर्ष करने के बाद, अलग अलग पार्टी, अलग अलग लोगों से बातचीत करने के बाद जब लिया गया है फैसला, तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों डिसिप्लिन वाला ये पूरा बयान है, और चन्नी को कहीं ना कहीं बता दिया गया है कि उनकी नाराजगी जो है उस पर बातचीत जरूर होगी, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि फैसला बदल दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल तो है नहीं। इसके बाद चन्नी को लास्ट मौका दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत करने का दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुरजीत सिंह औजला को भेजा जाता है चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करने के लिए, और उनसे कहा जाता है कि भूपेश बघेल से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है कि आप भूपेश बघेल से मुलाकात करिए, वो प्रदेश के अंदर ही है, तो इसे सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों भूपेश बघेल के साथ में आज मुलाकात हो सकती है। मीडिया रिपोर्टें चल रही है कि आधिकारिक तौर पर मुलाकात के बाद सब कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल कोशिश कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी साथ में रहे, कहीं जाए ना, और इसके लिए ही उनके प्रयास
हो रहे हैं, जहां पर औजला को भेजकर उन्होंने साथ में बातचीत के समीकरण तैयार कर दिए हैं। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार जैसे नेता हैं जहां जाते हैं कांग्रेस पार्टी का मुद्दा सॉल्व करके आते हैं, तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो भी भ्रम की स्थिति है उसको एकदम क्लियर करके आएंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है। और चन्नी भी इस बात को मान गए हैं कि वो बैठक करने के लिए तैयार है। दोस्तों ऐसे में क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं और कांग्रेस ने इनको मौका दिया था पिछली बार टिकट वगैरह बांटने का भी, क्योंकि अमरिंदर सिंह उस समय पार्टी छोड़कर चले गए थे, तो चरणजीत सिंह चन्नी सर्वा नेता थे, उनके कहने पर ही टिकट दिया गया था। तो कई सारे लोगों को उन्होंने चुनाव लड़वाया, हालांकि 2 सीट वो खुद भी लड़े और चुनाव हार गए दोस्तों। और ये जितने भी हारे हुए नेता है वो चन्नी पर दबाव बना रहे कि दोबारा से टिकट दिलवाइए, लेकिन उनको पता है कि टिकट कांग्रेस पार्टी बागी नेताओं को या फिर उन नेताओं को नहीं देगी जो पिछली बार चुनाव हारे थे। तो कहीं ना कहीं चन्नी पर उन लोगों का दबाव है जो पहले चुनाव लड़े थे और उसी दबाव पर चन्नी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। दोस्तों नीट पेपर लीक से कुछ ही हफ्ते बाद खबर आ रही है कि यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। दोस्तों ये पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2,25,000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा है। इसी नेटवर्क ने CSIR, NET और HTET और ADA जैसी आगामी परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। नीट और नेट के बार बार सामने आए घोटाले के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात जाग कर की गई सालों की मेहनत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। ना जांच होगी, ना छात्रों को न्याय मिलेगा। बदलाव का एकमात्र औजार हमारी सम्मिलित आवाज है। देश भर के छात्रों की गूंज जो भारत में शिक्षा का रिवॉल्यूशन लेकर आ सकती है। राहुल गांधी ने रिवॉल्यूशन की बात करते हुए आम जनता से समर्थन की बात कही है। दोस्तों ऐसे में पहले नीट का पेपर, अब यूजीसी नेट के मामले को लेकर यानी यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की पीडीएफ प्रसारित होना और सोशियोलॉजी का पेपर 90 प्रश्न पत्र से मेल कर जाना, ये अपने आप में गंभीर सवालों को जन्म देता है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कांग्रेस पार्टी एक जबरदस्त तरीके का प्रभाव छोड़ने जा रही है उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों पार्टी ने जैसे ही गुटबाजी को खत्म किया दोस्तों, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावना काफी बढ़ गई है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार के 5 साल पूरा होने के बाद और बीजेपी सरकार के 10 साल पूरा होने के बाद उत्तराखंड के अंदर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि हिमाचल की गोद में बसा देवभूमि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से देश का एक छोटा राज्य नजर आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये काफी बड़ी पहचान के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। और आगामी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी संगठन के विस्तार के साथ साथ आपसी एकजुटता के साथ अलग अलग सेक्टर बांटकर लगातार एक के बाद एक सभाएं कर रही है दोस्तों, जिसका अच्छा खासा सकारात्मक कांग्रेस पार्टी को असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा वो अंकिता भंडारी हत्याकांड का है और रुद्र रिसर्च ये बताता है कि स्थानीय और पर्वतीय सरोकार पर केंद्रित कांग्रेस पार्टी के मुद्दे कांग्रेस पार्टी को काफी मजबूत कर रहे हैं। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला मामला हो या फिर अग्निवीर योजना, जो सेना में युवाओं की स्थिति के खराब होने का एक बड़ा मामला है दोस्तों। उत्तराखंड जहां से ज्यादातर सैनिक निकलते थे, आज की स्थिति में अग्निवीर योजना के कारण सैनिकों के लिए कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों। ऐसे ही पेपर लीक और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन और घोस्ट विलेज को लेकर तो कहीं ना कहीं चर्चाएं काफी बड़े स्तर पर हो रही है दोस्तों। खनन और पर्यावरणीय असंतुलन, जहां पर बार बार आपदाएं देखने को मिलती है उत्तराखंड के अंदर। पेड़ काटे जा रहे हैं 4 धाम यात्रा मार्ग बनाने के नाम पर। ऐसे ही गैरसैंण के विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि रुद्र रिसर्च ने अंतिम निचोड़ ये दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर अंदरूनी गुटबाजी को और ज्यादा मजबूती के साथ खत्म कर ले और एकजुटता दिखा दे और अंकिता भंडारी केस, पेपर लीक, अग्निवीर योजना के प्रति उपजे गुस्से और 10 साल की सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए पूरी तरीके से अगर सफल होगी तो सत्ता परिवर्तन राज्य के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है। तीसरे विकल्प यानी बसपा और आम आदमी पार्टी रेस से बाहर है। बाकी बीजेपी के साथ जो एक सकारात्मक बात बताई जा रही है वो ये कि भाजपा का हिंदुत्व का मुद्दा, लेकिन बीजेपी के लिए ये नुकसानदेह है कि दोस्तों की मामला राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ तक पहुंच चुका है कि चंदे की चोरी हो रही है, लूट हो रही है और ये बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरीके से चौपट कर सकता है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ऐसे में उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस की उम्मीद काफी ज्यादा है। वहीं पर
केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर बचाव किया। दोस्तों उन्होंने हितों के टकराव और आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस पॉलिसी से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने आलोचकों की टिप्पणियों को लेकर चुनौती दी है। दोस्तों उन्होंने E20 फ्यूल से किसी पेट्रोल गाड़ी को नुकसान पहुंचने के सबूत पेश करने के लिए बोला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पहल का मकसद फ्यूल के आयात को कम करना है, साफ सुथरे फ्यूल को बढ़ावा देना है, किसानों की आय को बढ़ाना है। गडकरी ने उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें एथनॉल प्रोग्राम में उनका कोई निजी हित है, इस तरीके की चर्चा चल रही है। उनके परिवार का चीनी का कारोबार सरकार की एथनॉल पॉलिसी से पहले से चल रहा है। गडकरी ने कहा कि एथनॉल पॉलिसी से उनको कोई फायदा नहीं होता। एथनॉल प्रोडक्शन में मेरी हिस्सेदारी तो 0.07% है। इतनी कम हिस्सेदारी के साथ किसी बड़े आर्थिक फायदे का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें एथनॉल प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं हो रहा। हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जो दावे चल रहे हैं उसका उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया। दोस्तों बड़ी बात यह है कि गडकरी ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनका काफी कम योगदान है एथनॉल वाले मामले को लेकर। ऐसे में दोस्तों अगर मान लीजिए कि पेट्रोल 20% जो भारत में आता था उसकी जगह अब एथनॉल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर 20% एथनॉल इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये भी कई हजार करोड़ का मामला है। उसका अगर आप 0.07% भी निकालेंगे तभी ये कई सौ करोड़ का मामला बनता है। दोस्तों कुल मिलाकर ये तो लाखों करोड़ की बात है और लाखों करोड़ में अगर 0.07% का फायदा मिल जा रहा है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा फायदा कहा जा सकता है। ये परसेंटेज का खेल नहीं बल्कि वॉल्यूम का खेल है। कितने बड़े स्तर का मामला है। दोस्तों सबको पता है कि भारत में क्रूड ऑयल कितना ज्यादा मंगाया जाता है दोस्तों, लेकिन अगर 20% कम कर दिया गया तो 20% का पैसा तो आम जनता क्रूड ऑयल की जगह शुगर इंडस्ट्री में बनने वाले एथनॉल को लेकर दे रही है, तो इसे कहीं ना कहीं आम जनता के पैसे तो छिनेंगे ही, लेकिन फायदा उन सब लोगों को होगा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े परसेंट भी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं नितिन गडकरी के बारे में? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई। दोस्तों राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं काफी तेज हो गई है। दरअसल एक जो सबसे बड़ा विवाद उपज गया है दोस्तों और भारतीय जनता पार्टी के सपने को चकनाचूर कर रहा है वो सतलुज फिल्म से जुड़ा हुआ है। सतलुज फिल्म दलजीत दोसांझ की फिल्म है दोस्तों, जो 1980 और 1990 के दशक के बीच में क्रैकडाउन के नाम पर यानी मिलिटेंसी के नाम पर जो पंजाब के अंदर स्थिति खराब हुई थी दोस्तों, 84 के दंगे हुए थे, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी दोस्तों। तो इन्हीं सारे मामलों के बीच में जो विवाद हुआ था और क्षेत्र के अंदर पूरे पंजाब क्षेत्र के अंदर जगह जगह पर एनकाउंटर हुआ दोस्तों। पुलिस वालों के एनकाउंटर को लेकर बाद में सवाल खड़ा किया गया क्योंकि ह्यूमन राइट से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि ये बहुत गलत तरीके से किया गया था, यानी अधिकारी अपना प्रमोशन लेने के लिए किसी भी आम लोगों को मार रहे थे। और बिट्टू यानी रवनीत बिट्टू के दादा बेअंत सिंह उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ऐसे में रवनीत बिट्टू परिवार से जुड़ी हुई राजनीति का ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सतलुज मूवी में रवनीत सिंह बिट्टू परिवार को पूरी तरीके से जनता के सामने एक्सपोज किया गया है दोस्तों। और बीजेपी का रवनीत बिट्टू वाला जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने रवनीत बिट्टू को अपनी पार्टी में शामिल करवाया दोस्तों, केंद्रीय मंत्री इनको बनवाया और राज्यसभा भेजने की जगह फिर भी इनको अभी भी केंद्रीय मंत्री रखा हुआ है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि रवनीत बिट्टू जो बीजेपी का एक चेहरा हो सकते थे दोस्तों, जिनके इर्द गिर्द बीजेपी रणनीति बना रही थी, अब उनके परिवार को लेकर ही इस पूरे मामले में यानी सतलुज फिल्म के मामले में नकारात्मक छवि बनने का मामला सामने आ गया दोस्तों। इसके बाद सतलुज फिल्म को पहले रिलीज होने से रोका गया, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने अपने तरीके से देख ले रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं ये फिल्म का जो मामला खासकर जो बैन किया गया है तो अब ये चर्चा का और बड़ा विषय बन चुका है। और रवनीत बिट्टू बीजेपी में चले जाए कहीं चले जाए दोस्तों, उनके परिवार का इतिहास उतने तरीके का अच्छे तरीके का रहा नहीं है जिसे लेकर कह सकते हैं कि पंजाबी लोग इन पर भरोसा करें। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुकाबला होने जा रहा है? रवनीत सिंह बिट्टू वाला जो कार्ड था बीजेपी का वो फेल हो गया है इस मूवी के बैन होने के साथ ही। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ सेंथिल बालाजी और उनके भाई के खिलाफ लुकआउट का सर्कुलर जारी किया गया है दोस्तों और एलओसी जारी होने के बाद इनको ढूंढा जा रहा है कि जहां मिलेंगे वहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सेंथिल बालाजी और उनके भाई पर आरोप लगा है कि वो डीएमके के लोगों के साथ में मिलकर, बल्कि वो खुद ही डीएमके के नेता हैं, तो वे सब मिलकर थालापति विजय की सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स चल रही है और विधायकों से बातचीत चल रही है। ऐसे में दोस्तों इन सारी चर्चाओं के बीच में सेंथिल बालाजी और उनके भाई की एंटीसिपेटरी बेल को मंजूरी कोर्ट ने दे दी है दोस्तों, यानी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और आशंका जताते हुए पहले ही बेल ले लिया गया है। कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ उल्टा बोलते बोलते लिमिट पार करते करते नहीं थकते हैं दोस्तों, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से दोस्तों पैसे का लेन देन हो रहा है, 35 करोड़ इस तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं, केवल ऑफर से ही स्थिति को बदलने की कोशिश की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के नेता अमित शाह को लगता है कि वो ज्यादा होशियारी दिखा सकते हैं, लेकिन उनको एक बार फिर से इस होशियारी के मामले पर जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मामला लद्दाख के स्वायत्ता पहाड़ी विकास परिषद से जुड़ा हुआ है, जहां पर करगिल के मौजूदा मुख्य
कार्यकारी पार्षद यानी सीईसी सवालों के घेरे में है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने उनके पार्षदों ने अविश्वास का प्रस्ताव लाने का फैसला लिया है सीईसी के खिलाफ, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पार्षदों और स्थानीय सांसद ने प्रशासन पर इन इलाकों में लोकतंत्र की बची कुछ उम्मीदों को भी नजरअंदाज करने और निशानियों को कमजोर करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सीईसी मोहम्मद जाफर अखून को हटाने के लिए 14 मई को करगिल के डिप्टी कमिश्नर जो हिल्स परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, उनको अविश्वास से संबंधित एक पत्र दिया गया था दोस्तों, जिस पर 16 पार्षदों ने सिग्नेचर किए हुए थे। पार्षदों की ओर से पेश किए गए इस अविश्वास प्रस्ताव में कहा गया कि हम लद्दाख के अंदर स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अंदर यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल में दोबारा चुनाव करवाना चाहते हैं, और हम नया सीईसी ढूंढना चाहते हैं, यानी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। अविश्वास के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, लेकिन बार बार टाल मटोल किया जा रहा है दोस्तों। इन्हीं बातों को लेकर विरोध जताते हुए कहा गया कि हम लोग कानून के तहत फ्लोर टेस्ट चाहते हैं और केवल 10 पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग 16 जने से बोल रहे हैं कि आप दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराइए, लेकिन बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों यही बड़ा कारण है कि लद्दाख के अंदर लोगों में एक बड़ा गुस्सा देखने को मिलता है कि पहले उनके पास विधानसभा हुआ करती, तब वो विधानसभा भी नहीं है, दूसरा कोई चुनाव भी नहीं हो रहे अपने लोगों को चुनने के लिए, और एक तरीके से बिना असेंबली का लेह लद्दाख करगिल ये सब बना दिया गया है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से सड़कों के संघर्ष के साथ दिखाई देने लगी दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया कि वो लड़ाई लड़ेंगे दोस्तों, और महिलाओं के उत्पीड़न और तमाम तरीके के महिला विरोधी अपराध के मामले को लेकर ममता बनर्जी सड़कों पर चलती हुई नजर आई दोस्तों। सड़कों पर जब ममता बनर्जी उतरी तो बीजेपी के लोगों ने काफी प्रयास किया कि उनको रोका जाए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सभा करने में पूरी तरीके सफल रही दोस्तों। हालांकि बीजेपी के लोग आकर बवाल करने लगे, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थकों ने उन सारे बवाल को दूर किया और अपनी नाराजगी जता दी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके ममता बनर्जी को ऐसे ही आम जनता के बीच जाना चाहिए दोस्तों, बीजेपी वालों को पता है कि ममता बनर्जी अगर सड़कों पर संघर्ष करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल सरकार चलाना भी दूभर हो जाएगा। इसीलिए रोकने का प्रयास किया गया, फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा की दोस्तों। तमाम तरीके के उल्टे सीधे नारेबाजी के बावजूद उन्होंने यात्रा को संपन्न किया, पूरा किया, और इसे पता चलता है कि एक बड़ी एकजुटता है तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के संघर्ष को लेकर दोस्तों। यानी जो लोग तृणमूल कांग्रेस से दिल से जुड़े हुए हैं वे लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी संघर्षशील नेता है, और जब भी वो संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे उनको समर्थन जनता का मिलेगा ही मिलेगा। और अब शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी अब केवल ऑफिस में बैठकर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही भाजपा को नहीं घेर रही है, बल्कि सड़कों पर है दोस्तों। संघर्ष चल रहा है। साथ साथ केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है दोस्तों। ऐसे में हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद पहली बार महिला को अध्यक्ष चुनने के करीब 1 साल के बाद एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी AMMA एक बड़े संकट में घिर चुका है दोस्तों। संगठन की कुछ महिला सदस्यों ने पूर्व अध्यक्ष श्वेता मेनन पर आरोप लगाया कि उन्होंने नेतृत्व को बढ़ते विवाद के बीच AMM में बीजेपी का एजेंडा लागू करने और संगठन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। 2 हफ्ते पहले वित्तीय गड़बड़ी के आरोप के बाद मेनन ने अध्यक्ष और AMM की सदस्यता के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। सदस्य के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता फैलाने, सांप्रदायिक माहौल खराब करने के मामले को लेकर ये बयान सामने आया दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं केरल के अंदर बीजेपी जो एक मेयर का पोस्ट तिरुवनंतपुरम में जीती है और 11% के आसपास बीजेपी को वोट मिला है, तो उसका असर अभी से देखने को मिला है। और ये अगर मामला सामने है दोस्तों की एजेंडा फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है मलयालम समाज के बीच में, एक्टर एक्ट्रेस के बीच में, तो ये तो बहुत सिंसियर मामला है दोस्तों, सेंसिटिव मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर आदिवासी कांग्रेस के द्वारा छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। इस अवसर पर छात्रों ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के कोटा संबोधन को स्क्रीनिंग के माध्यम से देखा और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं पर चर्चा की गई दोस्तों। इस कार्यक्रम में उड़ीसा कांग्रेस के अध्यक्ष भगचरण दास, आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और CLP के नेता RC कदम के साथ कांग्रेस के नेता और आदिवासी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मोदी सरकार की शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया है, हमें मिलकर इस युवा विरोधी सिस्टम को बदलना चाहिए, मांग की गई है दोस्तों। इसी के साथ में राम मंदिर के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बंगलामुखी मंदिर से भी चढ़ावे में मिले चंदा चोरी और नकदी चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है दोस्तों। सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस मामले को लेकर। उदय भानुचिप कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि बीजेपी में अलग से एक मंदिर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी पार्टी में अलग से इस तरीके का किसी संगठन के अंदर एक ग्रुप होता है? इस मंदिर प्रकोष्ठ का काम देश के तमाम मंदिर के ट्रस्टों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जा करना है और मंदिरों में आए बेहिसाब चढ़ावे को इन ट्रस्ट के माध्यम से लूटना है का राजनीतिक इस्तेमाल करना बीजेपी और RSS का लॉन्ग टर्म विजन है। यानी लंबे समय तक ये ऐसा करना चाहते हैं और पैसे के साथ साथ मंदिर पर कंट्रोल और वहां से विचारधारा को फैलाने की कोशिश वो भी की जाती है। तो ये सारा एक तरीका होता है अपने नैरेटिव को मजबूत करने का, और ऊपर से कहीं ना कहीं पैसे के मामले को लेकर तो आरोप पहले से ही लग रहे हैं दोस्तों। अलग अलग तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर देवेंद्र फडणवीस को अपनी आलोचना पसंद नहीं आई दोस्तों। और देवेंद्र फडणवीस पहले तो जो पत्रकार उनकी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक्सपोज कर रहे थे उन पर निशाना
बताना चाहते हैं, वो उनको कहते हैं कि इनको कोई भाव नहीं देता। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का ये जो रुख है दोस्तों साफ बताता है कहीं ना कहीं फडणवीस पूरी तरीके से अहंकार में संलिप्त हो गए हैं। यहाँ तक कि उनके विवादित बयान भी आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जो पहले एक कूल नेता माने जाते थे, यानी उल्टा बयान नहीं देते थे, लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस का बयान उनके अहंकार को दिखाता है, क्योंकि राज्य में लगातार सत्ता मिलती जा रही है, एक तरफा मिलती जा रही है। और सारा जो खेल है आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो ये अहंकार इनका इतना बढ़ चुका है कि ये दूसरों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके बीच में एनडीए के विस्तार को लेकर से सवाल पूछा गया, तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एनडीए में अभी कोई विस्तार नहीं होगा। कहने का मतलब एनसीपी एसपी के सांसदों के बीजेपी और उसके सहयोगी के साथ जाने की जो चर्चा के दावे किए जाते हैं, उसे लेकर उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान 124 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ऐसा दावा सामने आ रहा है दोस्तों। इसके बाद अब 124 करोड़ रुपए किस बात को लेकर खर्च किए गए, किसके कहने पर खर्च किए गए, और इस खर्च का फायदा आखिर आम जनता को क्या मिला। और उससे बड़ी बात यह है कि इस खर्चे के कारण कहीं ना कहीं आम जनता का पैसा दूसरी जगह चला गया दोस्तों, यानी सेलिब्रेशन में ही चला गया। आप लोग की क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं 125 करोड़ रुपए अगर खर्च किए गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। जांच होनी चाहिए कि कहां कहां खर्च कर दिया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर किया बहुत